गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर शुरू करते हैं हमारी क्लास, जो हम टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टाइम के बारे में पढ़ा, टाइम के कुछ मुहावरे, कुछ कोट्स पढ़े, टाइम के बारे में, हमारी लाइफ में टाइम का क्या इम्पोर्टेंट रोल है इसके बारे में जाना, और टाइम की वैल्यू के बारे में पढ़ा। तो एक जो वर्ड है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो वर्ड है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया, अगर आप टाइम मैनेज करना सीख लेते हैं, तो इट्स नॉट अ टाइम मैनेजमेंट, आपने लाइफ मैनेजमेंट सीख लिया। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम को मैनेज करना आ गया, तो आपको लाइफ को मैनेज करना आ गया। इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, इनको मैं थोड़ा सा अपने जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं या मीडियम क्लासेस जो आते हैं, वो जो बच्चे, उनको जो दिक्कतें आती है, वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैंने मुख्य रूप से उन चीज़ों को इस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले इवेल्युएट योर टाइम, प्लान योर टाइम। अपने टाइम को इवेल्युएट करिए, कितना टाइम किस जगह पर कब लगाना है, कितना टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अपना ही एक रिसेंट एग्जाम्पल दे देता हूं। अभी हम घूमने गए मनाली, तो मनाली घूमने गए तो वहां पर किराए पे स्कूटी मिल जाती है आपको 500 रुपये पर डे, और आप पेट्रोल डलवाइए और उसको चलाइए। तो मैं और एक दोस्त और था, हमने वहां पे स्कूटी ले ली और पेट्रोल डलवाया, और लेकिन हमने उस स्कूटी को इतने ध्यान से चलाया कि कहीं उसके खरोच भी ना लग जाए। बड़े उसको बचा के, बड़े जहां भी जाते स्टैंड ढंग से लगाते, लॉक करते, उसको अपनी किसी पर्सनल चीज से भी ज्यादा उसको संभाल के रखा कि कहीं हमें कोई हर्जाना ना देना पड़े इसका। तो अब ये देखिए, मैंने उस बात को देख के सोचा कि भगवान ने जो हमें फ्री में ये बॉडी गिफ्ट में की है, फ्री में जो भगवान ने हमें एक बॉडी जो गिफ्ट की है, क्या हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं? क्या हम एक छोटी सी स्कूटी जो मुझे दुकानदार ने ली, मैं उसके लिए इतना फिक्रमंद, और भगवान ने मुझे इतना अनमोल शरीर दे रखा है, क्या मैं उसके लिए इतना फिक्रमंद हूं? शायद नहीं। दूसरा, अगर आज एक इंसान की एवरेज एज हम मानकर चलते हैं 60 ईयर्स, तो वो 30 ईयर्स खाने पीने सोने में खो देगा, और बाकी बचेंगे 30 ईयर्स। तो अगर 30 ईयर बाकी बचते हैं, तो आज से आप ये समझ लो कि भगवान ने आपको 30 ईयर, यानी कि 30 इंटू 24, 720, नो सॉरी 13 इंटू 12, 360 महीने दिए हैं टोटल। ये आपको बिल्कुल फ्री मिले हैं। ये टाइम जो भगवान ने आपको दिया है, बिल्कुल फ्री दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टाइमिंग है आपकी। और इस टाइम को आप किस तरह से मैनेज करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को बड़ा, इसके लिए एक बहुत हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमें बचपन से टीचर्स कहते थे, हमारे घर पे पेरेंट्स कहते थे, अड़ोस पड़ोस वाले कहते थे, ट्यूशन वाले टीचर कहते थे कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। और हमने बहुत बार बनाया भी, जो कि सिंपली इस तरह से होता था: 6 बजे उठना, वॉकिंग करना, 7 बजे नाश्ता, स्कूल, सोना, पढ़ना, घूमना, टीवी देखना, पढ़ाई करना, सो जाना। लेकिन आप खुद पे एक क्वेश्चन डाल के देखिए कि आप कितने टाइम तक, आप में से कितने लोगों ने उस टाइम टेबल को फॉलो किया। तो ये बहुत, जितना सिंपल दिखता है उतना ही टफ है। इसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले हम वो प्रॉब्लम्स देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। जो आजकल के बच्चों में मैं देख पा रहा हूं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, वो आ रही है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है आजकल, जितना इसका वरदान, एक वरदान के रूप में आप अगर मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आज अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक सोशल मीडिया की मेहरबानी है।
कि आप, मैं कहीं से, मुझे भी और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, फॉरेन के प्रोफेसर लेक्चरर्स को कोई भी बुक, कोई भी नॉलेज आपको लेनी होती है तो आप गूगल कर लेते हैं, फटाफट यूट्यूब से देख लेते हैं। तो इतनी चीजें आपको कैसे मिली? सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन हर चीज के दो पक्ष होते हैं, हेड एंड टेल होता है हर चीज का, अच्छा बुरा दो पक्ष होते हैं। तो उसी तरह से सोशल मीडिया के भी जितने फायदे हैं, उससे अगर इसको ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो उससे कहीं ज्यादा इसके नुकसान हैं। यंग जनरेशन में इसके नुकसान और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरा उनका फ्रेंड ग्रुप, फ्रेंड सर्कल सोशल मीडिया पे है, सारी क्लासेस सोशल मीडिया पर आ गई हैं, सभी एक ग्रुप बन गए हैं, फ्रेंड के ग्रुप अलग हैं, गांव का ग्रुप अलग है, स्कूल का ग्रुप अलग है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, सबके नंबर एक दूसरे के पास होते हैं और उसमें पर्सनल चीज़ें भी, पर्सनल बातें करने में हम ज़्यादा वक्त गुजार देते हैं। और इस वजह से सोशल मीडिया का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो हमारे लिए एक बहुत, हम टाइम मैनेजमेंट में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। फोन के बगैर अब हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को जब तक हम तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, कि हम एक एवरेज आदमी दिन में 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया पे यूज करता है, लेकिन जब मैं यही चीजें अपने गांव के या कस्बे में या छोटे शहरों में जब ये चीजें देखता हूं तो वही चीजें बढ़कर 3 से 6 घंटे तक हो जाती है। अभी मैंने एक लड़के से पूछा कि तुम कितना नेट यूज करता हो? बोला मैं तो अंबानी का पूरा, मतलब मैं अंबानी को बर्बाद करके उसके छोड़ूंगा, जब तक मैं 2 GB नेट ना खत्म कर लूं मुझे नींद नहीं आती। अब वो बेचारा सोच रहा है कि तू 2 GB नेट यूज करके अंबानी के साथ टक्कर ले रहा है। वो अब छोटी उम्र है उसकी, क्या समझाया जाए उसको। तो जोक्स पार्ट, तो इस तरह से सोशल मीडिया जो है हमारे हाथ में, जो ये डाटा आ गया है बहुत अधिक, और इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सोशल जो लोकल एरिया में 3 से 6 घंटे जो बहुत ज्यादा हो जाता है। और आजकल तो एक चीज और नोटिस करने में आई है कि जब हम अपने माँ बाप के पास बैठे होते हैं, जब हम अपने दोस्तों के पास बैठे होते हैं, या हम किसी रिश्तेदार में या कहीं गए होते हैं, तब भी हम तुरंत अपना फोन निकालते हैं, कुछ न कुछ देखते हैं यूट्यूब पे। और ये सिर्फ कमी हमारी नहीं है, सभी की है। गाड़ी में बैठे हैं तो हम अपना फोन चेक कर रहे हैं, कोई भी मैसेज आ रहा है तो हम बार बार टाइप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है। तो माइंड से मुझे एक चीज ध्यान आ गई है कि हमारा जो माइंड है, जो माइंड हमारा डेवलप हुआ है, हमारा माइंड मल्टीटास्किंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ड्राइव करते हैं तो हम बहुत सी चीजें देखते हैं, लेकिन हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो 5-7 सेकंड में ही हम जो जो चीजें देखते हैं उन्हें डिलीट कर देती है। और हमारा जो मेन फोकस होता है वो एक होता है कि ड्राइव करना, सामने से कोई चीज आए हम वहीं मेन फोकस अपना रख पाते हैं। और अगर थोड़ी देर बात लगे या स्पीकर ठीक करने लगे या बात करने लगे तो कभी भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि अवर माइंड इज नॉट मल्टी फंक्शनिंग। इससे मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जैसे सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर इज बेस्ट इन वन थिंग इन क्रिकेट। अब उसको वो 10th तक उन्होंने पढ़ाई की है, या उनको और क्या आता है क्या नहीं आता, वो ड्राइविंग कैसी करते हैं, उनको घर का क्या काम आता है, वो और क्या स्किल्स अच्छी है, उनको गिटार बजाना आता है या नहीं आता है, ये सब चीजें इस एक लेवल के बाद मायने नहीं रखती हैं। तो यहां पर एक बड़ी साफ बात लिखी हुई है, बहुत ही प्यारी बात है, डीप वाटर टेक्निक। इसका मतलब है एक्सट्रीमली गुड एट वन थिंग, कि हमें किसी न किसी एक चीज में बहुत ही महारत हासिल करनी पड़ेगी, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी काम में हो। अगर आप किसी मोटर, किसी मैकेनिकल टाइप में है तो आप उसमें एक कोई गिटार बजाना चाहते हैं तो उसमें, सिंगिंग है तो उसमें, किसी एक स्किल पर अगर आपको एडिटिंग आती है, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट है, बहुत सी चीजें हैं। अगर आपको कोई भी चीज आती है तो आपको एक चीज का तो स्किल में, सिर्फ एक चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज होनी ही चाहिए, जिस चीज पे आपकी कमांड। ऐसी नहीं कि आप 3-4 चीजें थोड़ी थोड़ी जानते हैं, कि मैं कंप्यूटर भी थोड़ा चला लेता हूं, गिटार भी थोड़ा बजा लेता हूं, थोड़ा गा भी लेता हूं, तो ये चीजें काम नहीं आएगी। मास्टर ऑफ नन, नॉलेज ऑफ मैनी थिंग, मास्टर ऑफ नन। तो हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं है, बहुत सी चीजें साथ नहीं कर सकता। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक यूएस के खिलाड़ी ने
अभी मतलब दूसरा कोई गेम ट्राई करने की सोची, बेसबॉल छोड़ के और फुटबॉल में ट्राई किया तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि जो माइंड है वो हर एक एंगल पे डिफरेंट लेवल पे काम करता है। ये नहीं कि आप एक चीज में अच्छे हैं तो दूसरी चीज में ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। तो एक चीज जिस पे आपकी पकड़ है उसे बहुत ज्यादा मजबूत आप बनाइए, ताकि आप में कम से कम एक हुनर तो हो, किसी भी वक्त जब भी आपको जरूरत पड़े वो काम आ सके। और एक हमारे जो लोकल एरियाज में कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि हाथ का कारीगर, जो बंदा हाथ की कारीगरी जानता है, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो कंप्यूटर का कोई काम जानता हो, चाहे वो कोई एसी से रिलेटेड काम जानता हो, या कोई भी काम जानता हो हाथ से रिलेटेड, वो मतलब उस पर अगर कभी बुरा वक्त आ जाता है तो उस पर उसको कभी दिक्कत नहीं आती है, वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसके पास अपने हाथ की कारीगरी है, वो भूख नहीं मरेगा। अब हमारे यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरह से नहीं बनाया गया है कि उसमें वोकेशनल चीजों को अभी ऐड धीरे धीरे करना शुरू किया गया है। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो पहले है वो इस तरह से बनाया गया है कि सिर्फ किताबों पे आधारित है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है। और जब बच्चा एकदम बाहर निकलता है तो अप्रोक्सीमेटली, अभी एक मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि 70% से अधिक बच्चे किसी कंपनी में या किसी अच्छे जगह पर उन्हें काम करने की उनमें योग्यता नहीं हो पाती है, वो प्रैक्टिकल लेवल पर इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आप एक अपना हैंड का जो या कोई भी जो आपने स्किल है उसको डेवलप कीजिए और उस पर बहुत ज्यादा काम कीजिए, ताकि आपको कम से कम एक चीज तो आपके हाथ में रहे। तो बात चल रही थी सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया तो ये आपके हाथ में ही है, इसको आप पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसका कोई तरीका नहीं है। यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम बात करें तो डाटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हैं यूएस के जो हैं, उन्होंने इसे अब एक बीमारी की श्रेणी में ला दिया है, गेमिंग, बहुत अधिक मोबाइल एडिक्शन। तो ये भी एक ड्रग एडिक्शन की तरह और किसी भी चीज के एडिक्शन की तरह और किसी भी तरह बहुत सी साइकोलॉजिकल बीमारियों की तरह ये भी एक बीमारी की तरह काम कर रहा है धीरे धीरे। और बच्चों में ये चीजें जो है नई जनरेशन में वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जनरेशन है, इसको ये खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो आपको खुद अपना टाइमिंग कम करके, और ये बात बनी हुई बात है कि जो चीजें हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है, हमें आगे की तरफ ले जाती हैं, वो चीजें मुश्किल लगती है, हम बोर्डम फील करते हैं। हमें बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिन्हें किताब पढ़ना, पहले कुछ टाइम पहले मुझे भी किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं भी, लेकिन किताबें हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देती है। अब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या है कि एक तो आपको मैंने बात बता रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं, मैंने कहीं से पढ़ी या मैंने कहीं से सुनी, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक आपने डायरेक्ट किताब से पढ़ी तो आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, और आप जो मेरे से सुन रहे हैं वो सेकंड हैंड, मैंने पढ़ा, मैंने कहीं देखा, मैंने कहीं सुना, दैट इज सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। तो अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन रहती है। तो और आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे कुछ भी लोग छापे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि अब मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता कि आज़ादी रिलीज पर है, वो छोड़िए। तो सोशल मीडिया को आपको कंट्रोल में करना है, आपको इसका टाइम फिक्स करना है, उठते ही इस पे नहीं जाना है। उठते ही एक जो है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन और किया है कि 90-91 रूल। तो 90-91 रूल क्या है कि जब आप बायोलॉजिकली प्राइम टाइम में होते हैं, जब आप बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में होते हैं, चाहे वो कोई भी टाइम आप चुन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो टाइम नहीं डिसाइड कर पाते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि सुबह उठते ही आप 90 दिन तक, 90 मिनट तक एक रूल, 90 दिन तक, 90 मिनट तक एक काम जो भी आपको बेस्ट लगे, अच्छा लगे, वो कीजिए और आप उसमें इंप्रूवमेंट देखिए। चाहे वो योगा कीजिए, चाहे वो उसमें 90 मिनट में आप पढ़ाई कीजिए, चाहे जो आपका जो भी बेस्ट पार्ट है वो कीजिए, और 3 महीने बाद आप अपनी इंप्रूवमेंट देखिएगा। तो सॉल्यूशन तो हर चीज का है, लेकिन हम प्रॉब्लम जब आती है तो प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन में। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। हम एक्शन नहीं करते हैं, एप्लीकेशन नहीं करते हैं, तो हमें वहां प्रॉब्लम फेस करना पड़ता ही है। तो ये एक हो गया है। सेकंड जो है फ्रेंड सर्कल, या हम कह सकते हैं इसको पीर प्रेशर। पीर प्रेशर
फ्रेंड सर्कल या पीर प्रेशर क्या है कि एक हमारे दोस्तों का इस उम्र में एक सर्कल होता है, दोस्तों में एक, क्योंकि हमें बायोलॉजिकल चेंज भी आ रहे होते हैं, एक ऐसी उम्र होती है, तो दोस्तों का एक सर्कल रहता है, तो उनमें सभी प्रकार के दोस्त होते हैं, हमारे अच्छे भी बुरे भी। तो जो टाइम हमें दोस्तों में हम इधर उधर घूम के या कुछ जो हम अपनी तरफ से ऐसे सोच रहे होते हैं कि हम इंजॉय कर रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं या कुछ और ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं अदर देन, मेरा टाइम मैनेजमेंट से मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में एंजॉय मत कीजिए, पार्टीज मत कीजिए, लेकिन हर चीज की एक सीमा तय कर लीजिए कि मुझे इस टाइम ये करना है। वही बात आ गई कंसिस्टेंसी की कि अपना काम पूरा कीजिए, उसके बाद आपके पास जो स्पेयर टाइम बचता है उसे आप बांट लीजिए अलग अलग हिस्सों में कि मैं इस टाइम टीवी देखूंगा, मैं इस टाइम एंजॉय करूंगा, मैं इस टाइम पार्टी में जाऊंगा, मैं इस टाइम दोस्तों के साथ बैठूंगा। और पीर प्रेशर का एक दिक्कत यह है कि जिसके साथ हमारी दोस्ती होती है, जिसके साथ हम उठते बैठते हैं कि क्या यार, क्या करेगा, बंद कर किताब रखी यार, चल चलते हैं यार, चल आ जाए यार, क्या यार कल कर लेंगे यार। तो हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, वो जानबूझकर वो भी ऐसा शायद ना करते हों, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो जिनके साथ हम फ्लोली हवा में बह जाते हैं। तो एक और चीज जो यहां पर मैंने बड़े अक्षरों में पहले ही लिख दी थी, मैं ताकि अच्छे से याद रहे, से नो। ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, और अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप तुरंत इस प्रॉब्लम को सुधार लीजिए, इस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू कर दीजिए। कि हमारे में बहुत से लोगों की ये समस्या है कि हम ना नहीं कह पाते हैं। कई बार हमारे पास फोन आता है कि यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, 5,000 रुपए अरेंज कर यार, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। और फोन काटने के बाद मैं सोच रहा हूं कि मेरे तो खुद के पास पैसे नहीं है, मैं खुद किसी से मांगने की सोच रहा हूं और मैंने हाँ भर दी उसकी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि फोन बंद कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। इससे दो चीजें होती है, रिश्ते भी खराब होते हैं, सेकेंडली आप झूठे साबित होते हैं, और ये आप जानबूझ के नहीं करते हैं। हमारा एक मेंटल फंक्शन बन गया है कि हम ना कर नहीं पाते हैं, मतलब हम एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम कह लीजिए इसको, या कुछ कि हम ना कहना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर ना कहना इतना आसान हो तो बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में सुधर जाएं। बहुत सी चीजों के लिए हम ना नहीं कह पाते हैं। ले ले यार, अगर हम किसी पार्टी में चले गए और हम कुछ दिनों से कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं, घर पे मना किया है, थोड़ा सा पीर प्रेशर, अरे करो एंजॉय यार, कुछ नहीं होगा, नहीं पता चलेगा, तो हम वो ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो या ये काम कर ले यार, चलो वहां चलते हैं, घर वालों को नहीं पता चलेगा। तो क्या है, हम ना नहीं कर पाते। कई बार बिना चाहते हुए भी हमें पीयर प्रेशर में या फ्रेंड सर्कल में बैठ के ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनसे हमारा टाइम वेस्ट होता है। और तो अगर आप ये से नो की स्किल को शुरू कर देंगे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाकायदा, कि आप स्पष्ट बोलें कि नहीं। हो सकता है एक बार अगले को बुरा लगे कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त था, और आप भी यही सोच के हाँ भरते हैं कि इसने मुझे उम्मीद से फोन किया होगा, लेकिन आप देखिए झूठ बोल रहे हैं, अगले को झूठा दिलासा दे रहे हैं, अगले को आप भरोसे रख रहे हैं, आप उसका एक नुकसान की बजाय 4-5 नुकसान कर रहे हैं। इससे अच्छा आप उसको ना बोल दे। लेकिन ना बोलना काफी मुश्किल है, इसके लिए आप प्रैक्टिस करके इसको ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक बात जरूर ध्यान में जहन में रखें कि अगर आपने नो बोलना सीख लिया तो आप बहुत सी प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। अब मैं आता हूं फैमिली इन्वायरमेंट पे। फैमिली इन्वायरमेंट क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि हर आदमी अपने काम में उलझा हुआ है। जो मदर है वो होम अगर घर का काम करती है तो घर के काम में बहुत ज़्यादा है, और अगर वर्किंग लेडी है तो पूछो ही मत, फादर हमें इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, और कई बार फैमिली में कम्युनिकेशन गैप होता है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा मेंटली अपसेट करती है, परेशान करती हैं, और फैमिली से दूरी होने के कारण हम थोड़ा सा बाहर सुकून ढूंढते हैं, दोस्तों में ज़्यादा रहने लगते हैं या कोई रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी सक्सेस से, अपने गोल से, अपने इन सब चीज़ों से दूर करती है, और ये टाइम मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ी बाधा सिद्ध होती है। बाधा मतलब एक हर्डल सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि अगर फैमिली इन्वायरमेंट ठीक नहीं है तो इसका सीधा असर हमारे पूरे के पूरे टाइम टेबल पे पड़ेगा कि हमें कब घर जाना है, घर पे क्या बाउंडेशंस हैं, घर का क्या माहौल है। कई बार हमें घर का काम करना पड़ता है, कई बार हमें घर वालों का हाथ बटाना पड़ता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप टाइम मैनेज करें तो इस तरह से करें कि हर चीज के लिए उसमें पूरी तरीके से समय हो। हाई एक्सपेक्टेशन, कई जगह फैमिली की बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन होती है, वो अपने बच्चों को
उनका आईक्यू लेवल से कहीं ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं और बच्चा भी उस प्रेशर में, कोई भी काम देखिए प्रेशर में काम बनने की बजाय काम बिगड़ते ज़्यादा है प्रेशर में। तो फैमिली को भी ये चीज़ देखनी चाहिए और बच्चे को खुद को भी। और सबसे बड़ी जो चीज़ें सोल्व होती है ना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कोई भी प्रॉब्लम का समाधान है। कम्युनिकेशन, जहां भी कम्युनिकेशन गैप आ गया वहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो कहीं भी हो, रिलेशनशिप में हो। कम्युनिकेशन गैप आप ना आने दें। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है तो आप आगे से जाके बात करें, क्योंकि बात करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। आप अपना ईगो ठीक है, ईगो इस उम्र में बिल्ड हो रहा होता है और ईगो हमारा भी काफी इस उम्र में थोड़ा हैवी होता है, लेकिन हमें सक्सेस के लिए, गोल के लिए ये चीज करनी होगी। कम्युनिकेशन गैप जो है सबसे बड़ा बर्बादी का सबब बनता है परिवार में, सक्सेस में, गोल में। पर्सनल रिलेशनशिप, अगर हम अब प्यार है, प्यार कोई भाई कह के तो नहीं आता है कि भाई प्यार में हो रहा हूं। प्यार न रंग देखता है, न उम्र देखता है, न गोल देखता है, न टाइम टेबल देखता है। तो रिलेशनशिप जो है एक ये एज ऐसी है कि रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रति हमारा अट्रैक्शन रहता है और हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो इस वजह से भी हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पहली बात तो इस चीज़ से अगर आप नहीं आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप किसी तरह से हैं तो इसे मेंटेन करना सीखिए। एक प्रॉपर टाइमिंग, खुल के बात कीजिए, पहले अपने गोल को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर आप गोल जो आपका है, सक्सेस है, वो अगर आपके साथ नहीं होगी तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है। अब कुछ लोग कह देते हैं कि लव मैरिज में इतने ज्यादा डाइवोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि लव मैरिज में अपने गोल और सक्सेस से बंदे भटक जाते हैं। बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस और जो चीजें उन्हें अपने माँ बाप या दूसरे रिसोर्सेज से मिल रही थी वो जब खुद को करनी पड़ती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और मैरिज डाइवोर्स में बदल जाती है। तो अगर आप रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रिलेशनशिप में को भी एक पर्टिकुलर टाइम में बाउंड करें। रात रात भर बात करना, दिन में मिलना, घंटों तक मैसेज, फोन और ये सब चीजें, इन सब चीजों को अवॉइड करें। सबसे पहले अपने गोल पे फोकस करें। और मैं ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये बड़े बड़े ये मैंने भी लिख रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। मुझे भी पता है कि ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं जो बेसिक चीजें हैं ना, जो मैंने फेस की है, जो मेरे आसपास वालों ने फेस की है, और जो मैं नए लड़कों को देखता हूं जो मेरे पास आते हैं, नए लड़के लड़कियां जो आते हैं वो फेस कर रहे हैं, तो उनकी बेसिक समस्या ये 2-4 ही हैं। सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, फैमिली एनवायरनमेंट और फ्रेंड सर्कल, ये 2-4 ही समस्याएं उनकी बड़ी समस्याएं हैं। और उनको, क्योंकि आजकल पैसे की कोई बड़ी समस्या नहीं रही है, कोई नॉलेज की आपके हाथ में गूगल बाबा आ गए हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी बैठे कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये 2-4 अगर आप इन चीजों में क्लैरिफाई हो जाते हैं तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट बड़ी आसानी से और बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और जब आपने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो आपने लाइफ मैनेजमेंट सीख लिया, और जब लाइफ मैनेजमेंट सीख लिया तो सक्सेस और गोल से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी चलते हैं हम ये थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं, प्रायोरिटाइज वाइजली, कि हमें अपनी चीजों को थोड़ा सा वाइजली प्रायोरिटाइज करना चाहिए। यानी कि जो चीज जितनी प्रायोरिटी पे है उसको उतना ऊपर रखना चाहिए। जो काम इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, जो काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अब देखिए बहुत से काम होते हैं हमें दिन में। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मुझे, मेरी मदर हॉस्पिटल में है, मुझे वहां भी जाना है और मुझे मेरी कोचिंग भी जाना है, ठीक है। तो मुझे वहां जाना अर्जेंट है, मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है, और इनमें कैसे मैं तालमेल स्थापित करूं। तो ये इस तरह से बताया गया है, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। तो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है टास्क दैट मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। अगर काम इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उस दिन हालांकि मेरे घर पे भी प्रोग्राम है, कुछ और चीजें भी है, इधर उधर की और बातें भी है, मैं ना दूं तो भी चलेगा, लेकिन आज का अगर मुझे आगे कोई एग्जाम क्रैक करना है तो वो मेरे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। इसी तरह से आगे आता है इंपॉर्टेंट बट नॉट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट है वो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो टास्क दैट आर इंपॉर्टेंट कैन वेट। तो उसमें क्या है, जो टास्क इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो अर्जेंट नहीं है, वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। हमें अर्जेंट काम पहले करने हैं, तो इंपॉर्टेंट है तो वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, हम उस चीज को उस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, तो वो क्या है, दीज टास्क आर नॉट क्रूशियल बट नीड टू बी डन एनीवे। तो क्या है कि ये जरूरी तो नहीं है, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, ये जरूरी तो नहीं है लेकिन वक्त मिलने पर कर लेना चाहिए। और चौथा क्या है, नीदर इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, ना ही तो वो जरूरी हैं, कुछ काम हम खाम खाई अपने गले में डाल के चल पड़ते हैं, वो ना ही तो जरूरी होते हैं और ना ही उनकी कोई इंपॉर्टेंस होती है हमारी जिंदगी में। तो सच टास्क वेस्ट बोथ टाइम एंड एफर्ट। तो ऐसे टास्क से क्या होता है, बहुत टाइम भी हमारा खराब होता है और हम जो एफर्ट उसमें डालते हैं वो भी बर्बाद होते हैं। तो इस चीज की आप खुद डिसाइड कीजिए कि मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज मेरे लिए अर्जेंट है। और आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में डिफरेंस कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट जो है वो मेरे लिए एक जरूरी काम, जिसको हम हिंदी भाषा में कह देते हैं जरूरी काम हो सकता है एक मेरे लिए, कि एक थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, कि मुझे थोड़ा जरूरी काम है। और अर्जेंट काम का मतलब यह है कि मुझे वो काम तुरंत ही करना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है, अर्जेंट नीड है किसी चीज की, बहुत ही फास्ट, जो मुझे पहले निपटाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये मैंने वैसे ही थोड़ा टेक्निकली मैंने कहा थोड़ा लिख देता हूं। और ये मैंने एक बुक थी, उसमें कुछ जापानीज सिटी के बारे में, वहां के लोग इसको फॉलो करते हैं, या उसको या यू प्रोसेस बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, लेकिन उसका मैंने ये इंग्लिश वेरिएंट यहां पर रखा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको यहां रखा है। तो अगर योर पैशन, अगर आपका पैशन, जॉब ऑफ योर चॉइस और हॉबी, अगर आपका जो पैशन है, जो आपकी हॉबी है, या आपका जो आपको काम आता है, अगर आपको वही काम मिल जाए तो आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप काम अच्छे से कर पाएंगे और आप बहुत ज्यादा खुश रह पाएंगे। अब बहुत से लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर आप ये काम करेंगे, लेकिन हाँ कई बार इसके साथ उन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, इट एड वैल्यू फॉर द सोसाइटी। ठीक है, अब कोई कह दे यार मुझे तो सोना बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये सोसाइटी में तो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। कोई कहे मुझे तो खेलना बहुत पसंद है, आप किस लेवल पे खेल रहे हो वो डिपेंड करता है, कि आप ऐसे नहीं कि 2 घंटे गली में जाके खेल के आ रहे हैं तो आपको वो है। तो उस पर 2 चीजें उन्होंने और जोड़ दी कि इट एड वैल्यू फॉर द सोसाइटी, यू कैन मेक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इट। उसमें 2 चीजें और बहुत जरूरी जोड़ दी हैं। एक क्या, एक तो ये सोसाइटी के लिए कुछ वैल्यू एडिड होने चाहिए, सोसाइटी से उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए, और सोसाइटी में उसका कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समाज को कुछ न कुछ, समाज की भलाई के लिए वो होना चाहिए, समाज को कुछ न कुछ उससे मिलना चाहिए। और दूसरा, जो आपकी पैसों की जो दिक्कत है, जो बेसिक नीड्स हैं, जो आपके आवश्यक खर्चे हैं, उससे निकल जाने चाहिए। तो आप लंबा टाइम तक खुश रह सकते हैं और अपनी चॉइस की जॉब कर सकते हैं, लंबा टाइम तक खुश रह सकते हैं, और इसी फील्ड में आप आगे बढ़ने के आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो लाइफ के बारे में कहा गया है कि लाइफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। लाइफ क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, टाइम और एनर्जी का। टाइम और एनर्जी के कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है कि हम किस टाइम पे कितनी एनर्जी कहां डालते हैं, लाइफ इसी वही आउटपुट हमें लाइफ में मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात, कि हम किस टाइम पे कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं किसी काम को करने में, कितनी एनर्जी उसमें डाल रहे हैं, वही जिंदगी में हमें आउटपुट बाहर निकल के देगा। तो ये मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये 30 इयर्स की। तो ये मैंने यहां देखा 30 इयर्स में तकरीबन 1,07,00,000 मिनट्स होते हैं। तो ये मिनट आपको काम करने के लिए दिए हैं, इसमें से आपके कितने चले गए हैं मैं नहीं बता सकता,
लेकिन 30 इयर्स 1 करोड़ मिनट्स आपको गॉड ने गिफ्ट दिए हैं। अब आप इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये टोटली ऑन यू, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि भगवान ने आपको इतना वक्त दिया है, इतना कीमती वक्त दिया है, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है जो जाकर कभी वापस नहीं आ सकता। कितना भी अमीर व्यक्ति हो, वो वक्त को नहीं खरीद सकता, वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए भगवान ने जो आपको ये सबसे प्रीशियस गिफ्ट दिया है, आप इसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे इसमें अपनी एनर्जी और एफर्ट डालते हैं, क्या इससे आउटपुट लेते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये क्या है, गेटिंग, ठीक है। तो अगर आप अपनी पैशन को जो बनाते हैं, ये पढ़ा हमने, ठीक है। से नो कहना, 3-4 ये चीजें हैं जो हमें मैनेज करनी है, और हमें अपने काम में अर्जेंट और इंपॉर्टेंट ढूंढना है, और उनके लेने के कैसे तरीके हैं कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में से कौन से करने हैं। और एक जो एक्सट्रीम, जो हमें एक चीज है उसमें हमें एक्सट्रीमली फिट होना है एक काम के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा टाइम मैनेजमेंट में मुझे बतानी चाहिए, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट का चैप्टर लाइफ मैनेजमेंट ही है, तो ये पूरा आपका चलता रहेगा जब तक कि आप इसमें पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते। और ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, क्योंकि ये बात जो टाइम मैनेजमेंट की जब आती है तो इसमें कई फैक्टर जुड़ जाते हैं। इसमें जुड़ जाता है, जैसे इसमें एज फैक्टर जुड़ जाता है, ठीक है। अब एक एज फैक्टर है आप में। अब मान लीजिए कि आपकी एज 18 इयर्स है, 18 इयर्स या 20 इयर्स है, 18 या 20 मान लीजिए 80 to 20 इयर्स है। तो इस एज में आप बहुत सी चीजों में से निकल रहे होते हैं, ठीक है। इसमें आप में बायोलॉजिकल चेंज हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंज हो रहे, बिहेवियरल चेंज हो रहे होते हैं, बिहेवियरल चेंज हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आपके पढ़ाई का और बाहर का, एक्सटर्नल इंटरनल, बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर, आपका गोल, ठीक है। इसी टाइम पे आपको कुछ डिसीजन मेकिंग, तो जिंदगी के बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको साइंस लेनी है, आपको आर्ट्स लेना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कवि बनना है, आपको गिटार बजाना है, तो क्या करना है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल एज होती है। तो इस एज में, और सबसे बड़ी बात, इसमें दबाव बहुत ज्यादा होता है और डिसीजन बहुत बड़े होते हैं। तो मैं एक बात अक्सर बोला करता हूं कि खुद एक्सपीरियंस करने के लिए जिंदगी बहुत ही छोटी है। अगर आप हर चीज को एक्सपीरियंस करके देखो, ये कि मैं अगर आपको कहूं कि या कोई भी आपको कहे कि आप अगर इन 10 कंपनियों में इतना पैसा डालेंगे तो साल में आपको इतना रिटर्न मिलेगा या आपका इतना लॉस हो जाएगा। आपने मुझसे पूछा, 2 लोगों से और पूछा, उन्होंने भी सेम बोला, नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे विश्वास नहीं है, मैं तो करके देखूंगा। आपने वो पैसा डाला, 1 साल बाद आपको पता चला कि नुकसान हुआ है, इन लोगों ने मुझे सही कहा था। तो जिंदगी में जैसे 1 साल भी लगा, आपके पैसे भी लगे। तो हमारा नेचर नहीं है, ह्यूमन नेचर नहीं है मानने का बात, लेकिन कुछ चीजें हमें एक्सपर्ट की मान लेनी चाहिए। हमें बड़ा ईगो, इस उम्र में ईगो भी डेवलप हो रहा होता है, तो हम जल्दी से चीजों में बिलीव नहीं करते कि क्या यार ये क्या बता रहा है, ये इसकी एज में ये चीजें थोड़ी रही होगी, इसने थोड़ी आईफोन चलाया होगा, इसने थोड़ी हमारी तरह ड्रिफ्ट की होगी कारें, इसने थोड़ी हमारी तरह ये किया होगा, इसने थोड़ी हमारे लिए इंस्टा पे रीलें बनाई होगी, पता नहीं क्या क्या जो भी हैं, इसने थोड़ी स्नैपचैट है, ये मतलब जो भी चल रहा है XYZ, जो भी फालतू के जितने भी काम जो चल रहे हैं समाज में। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप ऐसा करके और बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हैं और इसके बारे में इन्हें नहीं पता, तो आप ये मान लीजिए कि वक्त खराब करने की चीजें हैं। या तो हम में से कुछ लोग ये कर चुके हैं ऐसा अपने टाइम में, वो टाइम खराब करने के तरीके थोड़े से डिफरेंस थे। टाइम तब भी खराब होता था, चाहे वो गली में खेल के हो रहा हो, चाहे वो कहीं खेतों में घूम के हो रहा हो, चाहे वो वैसे ही मतलब कहीं इधर उधर घूम के हो रहा हो। टाइम हमेशा से वेस्ट होता है, ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया आया है तभी से टाइम को वेस्ट होने लगा है, और पहले टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता ही था। और ये सोचना कि हमें
जो ये हम जनरेशन आई है, हमें सब कुछ पता है, हम फोर्थ जनरेशन है, हमारे हाथ में मोबाइल्स हैं, हाईटेक्स वाईफाई है, नेट है, 4G नेट है, और न जाने क्या क्या सुविधाएं हैं। एक टच की दूरी से हमसे सारी इंफॉर्मेशन हैं, तो हम ये सब बातें क्यों माने। तो एक बात मेरी जहन में उतार लीजिए कि जिंदगी हर काम को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत छोटी है, तो कुछ बातें तो आपको तुरंत ही मान लेनी चाहिए कि हाँ ये चीज इसने एक्सपीरियंस की है, तो ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। आपकी जिंदगी का हर पल हर सेकंड कीमती है, उसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। तो अब ये बात आप करके देखेंगे कि नहीं यार, यूटिलाइजेशन है, मैं घूम रहा हूं, यूटिलाइजेशन है, मेरी जिंदगी है यार, मैं जी रहा हूं, मैं किसी से क्यों वो करूं। एक्चुअल में हमारे दिमाग का जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमें बहला लेता है, फुसला लेता है। और एक्चुअल में दिक्कत ये है कि हमारी जो कई बार जब हम सक्सेस की ओर बढ़ रहे होते हैं या गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं या कुछ खास डिसीजन बना रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वही हमें घुमा फिरा के चीजें हमारे सामने पेश करता है और हम उसके जाल में कई बार फंस जाते हैं। कई बार मैं देखता हूं कि बच्चे नहीं मान रहे होते हैं, अपनी जिद पकड़ लेते हैं कि आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, कि मुझे गिटार बनना है। अभी मैं अपने भांजे का बताता हूँ, पीछे से वो बोला मुझे पबजी प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, तो मैं 1 साल चाहता हूँ। उसकी उधर से +2 की पढ़ाई चल रही है, इधर से वो पबजी प्रोफेशनल बनना चाहता है। तो ये बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है, सिंपली। तीसरे दिन टेक्नोलॉजी बदलती है, चीज़ें बदलती है, और इसमें इतना गहरा फ्यूचर नहीं है। बहुत से अभी भी यंग जनरेशन मुझे कहेंगे कि हाँ ये नहीं पता है। बिल्कुल, आप गेमिंग में पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक उसका जो प्रोसेस है वो एक अलग प्रोसेस है। पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी इंपॉर्टेंस, ना तो आज से 100 साल पहले भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, आज से 200 साल पहले भी इतनी इंपॉर्टेंस थी, और आने वाले 100 साल के बाद भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही रहने वाली है। तो आप पढ़ाई को किसी चीज से भी कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी आप बड़े, अगर किसी भी आप सेलिब्रिटी को, या अगर आप उनसे पूछोगे कि आपने जो मिस किया इस चीज के लिए वो क्या किया, तो बहुत से लोगों का माँ बाप के अलावा अगर कोई नाम आएगा तो वो कहेगा कि हम पढ़ नहीं पाए, हमारी एजुकेशन नहीं हो पाई, हम अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं देख पाए, हम अच्छे कॉलेज नहीं देख पाए। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलता है। एक आजकल बड़ी चीज और चली हुई है जो मैंने यंग जनरेशन में मैं देख रहा हूं, वो है, मैं किसी चीज के ना खिलाफ हूं ना साथ हूं, सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं, कि वो है कि जो वो घर बैठ के जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल नहीं जाना, जो वो उसको क्या बोलते हैं, वहां। तो अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपकी IQ, उसमें आपकी IQ तो चलो आप किताबें तो 4 पढ़ लेंगे, लेकिन उतना ही जरूरी EQ है, एक इन्वायरमेंट में सेट होना है। आप जब +2 करके अगर बाहर किसी कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपको सेट होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग जाएगी, और इसका सिंपल कारण यह होगा कि आपने सोशल EQ, और आजकल तो EQ इज मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। EQ क्या है? EQ है इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आपको किताबी नॉलेज होना जरूरी है। आप एक समाज में रहते हैं, आपके दोस्त बनाना, लोगों से बातचीत करना, उनके साथ उठना बैठना, घुलना मिलना, घूमना फिरना, वो भी उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी से रिलेशन बनाना, किसी से अपना काम कहना, करना, करवाना, बातचीत करना, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इन सब चीजों में आपको एक बैलेंस, जिसको बोलते हैं ना, बैलेंस बना के चलना है अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर आप वक्त बचाने के चक्कर में, स्कूल में मैं जाता हूं, मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है, स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं है, स्कूल में ठीक है आप 1-2 महीने के लिए अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन टोटली अगर आप +1 और 2 में स्कूल नहीं जा रहे हैं और बिल्कुल ही मतलब घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये मैं इसे एक अच्छा सजेशन नहीं मान सकता। ये पढ़ाई के तौर पे तो हो सकता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट लेवल पे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में जाएंगे तो इसके बाद डेफिनेटली आपको दिक्कतें आनी शुरू होगी। आपका फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, आप लोगों से बात करने में इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप एक कमरे तक सीमित रह जाएंगे। तो आज का जो टाइम है वो मतलब मल्टीटास्किंग,
अब मल्टीटास्किंग से मेरा मतलब है कि आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन जो चीज मैंने शुरू में बोली थी कि आप एक चीज के मास्टर जरूर होने चाहिए, एक चीज के मास्टर जरूर होने चाहिए, एक चीज में आपकी एक्सपर्टीज जरूर होनी चाहिए। हाथ की कारीगरी में या किसी भी तरह के एक काम में आप बहुत ही ज्यादा मास्टर होने चाहिए, ताकि आपको कभी भी कहीं भी कोई बुरा वक्त आ जाए तो आपको किसी भी तरह का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो ये जो एज है, इस एज में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और यही एज आपके पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है। और इस एज में अगर आप आदतें बना लेते हैं तो वो आदतें पूरी उम्र चलती है। और आदतें कैसे बनती है, अब एक ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि आदत कैसे बनती है। अब कोई बंदा है कि हर रोज एवरी मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठ जाता है, ठीक है, हर रोज एक्सरसाइज करता है, हर रोज एक्सरसाइज करता है, 5 बजे उठ जाता है, ठीक है, और वो बड़ा पंचुअल है, टाइम टू टाइम हर चीज को टाइम पे करता है। उसको ये आदत पड़ गई है। आदत क्यों पड़ी उसको आदत इसीलिए पड़ी क्योंकि उसने टाइम मैनेजमेंट किया, उसने टाइम से। हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, और कुछ लोगों के जो बुद्धिजीवी मानते हैं कि 21 दिन तक अगर हम एक काम को करें तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। अगर आप 21 दिन तक सुबह 5 बजे उठें तो 22वें दिन आपको अपने आप जाग आने शुरू हो जाएगी, 5-7 दिन में धीरे धीरे आने लग जाएगी, और बाद में आप हर रोज 5 बजे उठने लग पड़ेंगे। और आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ऑटोमेटिकली भगवान ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट करके दी हुई है ऑलरेडी। एक काम को अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, अगर आप हर रोज 12 से 1 बजे के बीच खाना खाते हैं तो आपको उस वक्त भूख लग ही जाएगी। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। और वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होती है टाइम मैनेजमेंट से। हमारा खाने का पता नहीं है, हमारा घूमने का पता नहीं है, पढ़ाई का सिर्फ एक इंपॉर्टेंट इशू नहीं है टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट में ये मैंने बताया कि एक्सरसाइज, खाने पीने से लेकर हर चीज का जब तक आप में समय, एक पर्टिकुलर समय पर आप नहीं करेंगे तो ये चीज, अब कई बार इसके लिए घर वाले भी रिस्पॉन्सिबल मैं मान लेता हूं कुछ चीजों में, कि कुछ नहीं 2 साल की बात है, 2 साल सिर्फ तू पढ़ ले, तो वो 2 साल में जो बहुत सी चीजें छूट जाएगी, जो बहुत सी चीजें पीछे रह जाएगी, वो चीजें कभी कवर नहीं हो पाएगी। इस उम्र में जो हैबिट्स बिल्ट हो जाएगी, जो आदतें बन जाएगी, वो आदतें उम्र भर साथ चलेगी। तो बहुत बेहतर हो कि वो आदतें, वो हैबिट्स क्या हो, गुड हैबिट्स हो, ठीक है, वो हैबिट्स हो जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली इंटेलिजेंट लोगों की हैबिट्स हो, उनसे मेल खाती हुई हैबिट्स अगर आप डेवलप कर लेते हैं और इस एज में, तो वो आपके साथ पूरी उम्र आपके साथ चलेगी। तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगा कि ये चैप्टर हमारे साथ हर रोज, हमें कहीं न कहीं ये चैप्टर साथ चलता रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, मैं एक बार फिर बताता हूं कि ये लाइफ मैनेजमेंट है। कुछ चीजें हम छूट भी गई है तो हम ये नेक्स्ट सेशन में या आगे लेते रहेंगे। और कुछ लेक्चर मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा हो गया आज, और कुछ चीजें बाहर की भी आ गई, लेकिन जरूरी है, अगर कनेक्शन वो बन जाते हैं और कुछ 2-4 चीजें सीखने को फालतू मिल जाती हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो आपकी लाइफ मैनेज हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, जो आप जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो आपको बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आधी मेहनत आपका टाइम मैनेजमेंट कर देगा, आपकी हैबिट्स कर देगी, आपकी आदतें कर देगी। ओके, थैंक यू गाइस। ओके, क्लास इज ओवर।